Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 10th of March 2023 and we are going to discuss the current affairs of the day. In today's topic, we will also take up Vyas Samman 2022 which has been given yesterday. Let's take up the questions first. The first question says, who has been awarded Vyas Samman of 2022? 2022 का व्यास सम्मान किसे मिला है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर पुरु ददीज, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, नित्यानंद हल्दीपुर, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। इनमें से किसको मिला है? द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को इस साल का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। और किस काम के लिए? इनका जो वर्क था जिसका नाम था पागल खाना, ये भी याद रखिए। पागल खाना क्या है? एक्चुअली ये एक सटायरिकल नॉवेल है, ठीक है। और इसी कारण से इन्हें ये जो 32nd व्यास सम्मान है वो मिला है, जिसमें प्राइज मनी होती है 4 लाख। और ये कब इंस्टीट्यूट किया गया था, कब से चल रहा है? ये चल रहा है 1991 से। और किसने इंस्टीट्यूट किया है इसको? के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन ने इसको इंस्टीट्यूट किया था। और किस चीज़ के लिए दिया जाता है? इट हैज़ बिन गिवन टू एन आउटस्टैंडिंग, ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क। कोई बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क होगा, उसके लिए ही दिया जाता है ये सम्मान। कौन सा? व्यास सम्मान 2022, जो कि इस बार मिला है ज्ञान चतुर्वेदी जी को, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट इसमें अब आप देखिए, जो दूसरे भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे डॉक्टर पुरु ददीज, इनको क्या मिला है? इन्हें मिला था कालिदास सम्मान। क्या मिला इन्हें? कालिदास सम्मान फॉर क्लासिकल डांस। इनको क्लासिकल डांस के लिए मिला है। और कितनी कैटेगरी होती है कालिदास सम्मान में, ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स पे बताएं। और किस किस को मिला है ये भी बताएं। कालिदास सम्मान फॉर क्लासिकल डांस किसको मिला है? पुरु ददीज, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नित्यानंद हल्दीपुर जी, ये क्या है? ये एक फ्लूट प्लेयर है। और इन्हें क्या मिला था? इन्हें तानसेन अलंकरण सम्मान मिला था, ठीक है। तानसेन अलंकरण सम्मान मिला हुआ है इन्हें, राइट। और इसके बाद ये जो दिख रहे हैं आपको नाम में, नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है पद्मश्री। इस साल 2022 का पद्मश्री मिला है। और ये कहाँ से? ये भोपाल के रहने वाले हैं। और कितने लोगों को मिला है? तो टोटल 5 लोगों को पद्मश्री मिला है। कितने लोगों को? 5 लोगों को क्या मिला है? पद्मश्री, जो कि मध्य प्रदेश से है, ठीक है। एक तो आपने यहाँ देख लिया डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, ठीक है। दूसरा नाम है राम सहाय पांडे, ठीक है। इनको कला के क्षेत्र में मिला है क्या? पद्मश्री। फिर एक है अर्जुन सिंह धुर्वे, ठीक है। इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है। फिर दुर्गाबाई, ठीक है। दुर्गाबाई ये कि गोंड है, गोंड ट्राइब से हैं दुर्गाबाई, उन्हें मिला है। और एक है अवध जाड़िया, ठीक है, इन्हें मिला। ये 4 ये होगा। और ये 5वें नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी होगा। तो आपको ये नाम याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन डिड जन औषधि वीक इज सेलिब्रेटेड? जन औषधि वीक कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 1 से 7 मार्च, 1 से 7 फरवरी, 1 से 7 जनवरी और 1 से 7 दिसंबर। द करेक्ट आंसर इज 1 से 7 मार्च, ठीक है। कल भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जन औषधि वीक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको या फिर जेनेरिक चिकित्सा सप्ताह भी बोला जाता है। क्या और बोला जाता है इसे? जेनेरिक चिकित्सा सप्ताह, राइट। और जन औषधि दिवस कब है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश टू होस्ट 35 यूथ डेलीगेट्स अंडर युवा संगम टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कनेक्ट? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपसे यहाँ ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट या संस्थान है मध्य प्रदेश का जो कि 25 यूथ डेलीगेट्स को क्या करेगा? संबोधित करेगा या होस्ट करेगा युवा संगम में, ठीक है।
तो इसमें आपके ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे सपोज IIT इंदौर, IIM इंदौर, NIT भोपाल, राइट। और इसके बाद मध्य प्रदेश का और कोई भी आप इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आपका LNCT भोपाल। ठीक, अगर ये क्वेश्चन है आपसे, तो आपसे पूछा यहाँ पे ये जा रहा है कि जो युवा संगम है, अब एक्चुअली युवा संगम है क्या? आपने ये नाम सुना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर एक युवा संगम ऑर्गेनाइज कराया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है स्ट्रेंथन करना पीपल टू पीपल कनेक्ट को। ठीक है, लोगों को आपस में एक दूसरे से जान पहचान करना, स्ट्रेंथन कराना, पीपल टू पीपल कनेक्ट, कल्चर को कनेक्ट कराना, और बिल्ड करना एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी किसके बीच में बिल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं हम? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात कर रहे हैं, उसमें ही एक प्रोग्राम है युवा संगम। तो इसमें क्या हो रहा है अभी, 35 यूथ डेलीगेट्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है, वो आ रहे हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ से आएंगे? ये मणिपुर से आ रहे हैं। ठीक है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है। मणिपुर की कैपिटल बताइए मुझे क्या है? मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ से अभी 35 यूथ डेलीगेट्स आएंगे। कहाँ आएंगे? वो आएंगे आपके IIT इंदौर। करेक्ट आंसर इज IIT इंदौर में वो आ रहे हैं। कब से कब तक? फ्रॉम 20 to 26 मार्च, राइट। तो अब उससे क्या होगा कि ये नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को मिक्सअप कराना है रेस्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, बहुत एक्सक्लूडेड और बहुत अलग से वो लोग रहते हैं, उनके साथ कई बार व्यवहार भी उस तरीके का किया जाता है। तो वो सब चीज़ों को ब्रिज करने के लिए युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर ये कराया जा रहा है। और ये कौन कराएगा? ये कराइए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कनेक्ट। और किसको कनेक्ट करा रहा है? यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट विथ रेस्ट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल हैव MP's फर्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज? मध्य प्रदेश का पहला फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे ओपन होगा? ये भी डिक्लेरेशन हुआ है। ऑप्शन से ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन और रायसेन। द करेक्ट आंसर इज रायसेन। रायसेन में क्या होगा? मध्य प्रदेश का पहला फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज ओपन किया जाएगा। अब ग्वालियर में देखिए ऑप्शन में क्या क्या, तो ग्वालियर में क्या है? यहाँ पे मध्य प्रदेश की बैडमिंटन की एकेडमी है, राइट। भोपाल में क्या? भोपाल में तो बहुत कुछ है, अभी हम उसको डिटेल में देखते हैं। उज्जैन में क्या है? मलखम्ब से रिलेटेड है, राइट। और मुझे बताइए इंदौर में क्या क्या है, ये आप मुझे बता दीजिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। भोपाल में क्या क्या है मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो भोपाल में कौन कौन सी एकेडमी है? सबसे पहले तो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी इज़ इन भोपाल, राइट। उसके बाद जूडो की भी एकेडमी भोपाल में है, शूटिंग की भी एकेडमी भोपाल में है, कराटे की भी भोपाल में है, बॉक्सिंग की भी भोपाल में, और हॉर्स राइडिंग की भी एकेडमी कहाँ पे है? भोपाल में है। तो ये आपको याद रख लेना, 1 2 3 4 5 6 तो मैंने आपको यहीं बता दिया, 6 भोपाल में है। अच्छा, क्रिकेट से रिलेटेड एकेडमी आप मुझे बता दीजिए कहाँ पे है? फीमेल की और मेल की दोनों की, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। चलिए अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई थी किस कमिटी के रिकमेंडेशन के द्वारा? ऑप्शन है शाह कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, संथनम कमीशन और स्वर्ण सिंह कमेटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही क्या किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 0, एक भी नहीं थी, क्योंकि बाद में ऐड हुई है। स्वर्ण सिंह कमेटी कब आई थी? 1975 में आई थी, और इसकी रिकमेंडेशन के बाद फिर 1976 में कितनी ऐड की गई? 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई। इन 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। किस में ऐड किया गया? पार्ट 4A में ऐड किया गया, ठीक है। और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्टेड फ्रॉम फॉर्मर
USSR से किया है ना. इट वॉज एडेड ऑन 1976. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. और कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? 51A. इसके अंदर बहुत सारी हैं ABCD करके, ठीक है. और 1976 में 10 जोड़ी गई थी और जो 11th ड्यूटी जोड़ी गई है वो कब आई है? वो आई है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उससे ऐड की गई है. और इसमें बताया गया एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है. तो आपको इतना याद कर लेना है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपसे हम बार बार रिपीटेडली बोल रहे हैं कि MCQs सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करने हैं, उसको आपको एनालाइज भी करना है कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं. उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. तो आप जब भी पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो जो सबसे ईजीली आपको बन जाना है उसको तो आप मार्क करते जाइए. जहाँ पे आप 50-50 ऑप्शन में फंसते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इसमें A आंसर नहीं है और D आंसर नहीं है, मगर अभी भी आंसर नहीं आ रहा है और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसको ऐसे सर्कल बना के रख लीजिए कि यहाँ पे आपने 50-50 गैस किया था. और उसको फिर काउंट करिए कि कितने ऐसे निकल रहे हैं 50-50 गैस वाले और कैसे कितने ऐसे आंसर हैं जो डायरेक्टली आपको बन रहे हैं. और कितने ऐसे आंसर होते हैं कई बार, जैसे कि 15th नंबर का क्वेश्चन है सपोज, अब आपको कुछ नहीं आता इसके बारे में, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने मार्क कर दिया B. अब ये आंसर तो करेक्ट है B, तो आपको क्या लगेगा कि आपका सही है, बट आपने ये तो गैस किया है, इट वॉज मियर गैस. तो आपको ये भी देखना है, जहाँ पे गैस आप लगा रहे हो उसको स्टार बना दो, ताकि आप एक बार ये भी देखो कि जो आपका स्कोर आ रहा है उसमें से गैस वाले कितने हैं, और इसको काउंट मत किया करो आप लोग अपने स्कोर में, ठीक है. एक्चुअल प्रिपरेशन जहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर बन रहा है या फिर एलिमिनेट करके पहुँच रहे हो, वो आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड बताएगी प्रिपरेशन का, ठीक है. ये जो गैस वर्क से कई बार क्या होता है, 5 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा सही निकल गए गैस में, ज़रूरी नहीं ना एग्जाम में भी निकल जाएंगे. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे.